साथियों, आज हम 40 टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं याद है तो सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम यानी इसी मंथ में आपको 28 मई को एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो फटाफट से क्लियर करते हैं। और जीके जैसे अति महत्वपूर्ण है आपको रिजल्ट के लिए। सवाल है कि नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे नेप्थलीन का मुख्य स्रोत यानी नेप्थलीन जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये तारकोल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र कहलाते हैं। कल ही हम ये क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है दाब का ऐसे मात्रक, और ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीएड में ही, ठीक है। तो दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, बिल्कुल फटाफट से करेंगे। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल है क्या कि पर्णहरित में होता है। पर्णहरित में क्या होते हैं? क्या जस्ता होता है, कोबाल्ट होता है, लोहा होता है या मैग्नीशियम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। पर्णहरित में जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। क्या? मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 5 नंबर सवाल का आंसर। देखिए, इसकी राइट आंसर की हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्या? पीयूष ग्रंथि को। और याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला सवाल, सूर्य किरणें से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। यानी सूर्य की किरणों से जो रोशनी प्राप्त होती है उस रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सूरज की किरणों में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सी। अब ये सुबह सुबह का जब सूर्य लाल टाइप का नजर आता है उस टाइप का उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप 12-2 बजे चाहेंगे कि धूप में खड़ा रहें तो आप काले पड़ जाएंगे, विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगला सवाल है नमी की माप किसके द्वारा की जाती है। नमी की माप, नमी यानी गीलापन, तो नमी की माप किसके द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 माप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इसकी राइट आंसर की बात करें हम तो याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हाइग्रो, नमी अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा? हाइग्रोमीटर। और अगर हाइड्रोजन की मात्रा, जल में हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोमीटर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्मोमीटर से जो मापा जाता है बुखार मापा जाता है, तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक। अगला सवाल है उंगली के नाखून में विद्यमान विटामिन प्रोटीन कौन सा होता है। मनुष्य के जो नाखून जो होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है। चलिए फटाफट से बताएंगे। मनुष्य के नाखून में विटामिन विद्यमान प्रोटीन कौन सा रहता है? क्या रहता है? कैरोटीन रहता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कैरोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। किसी भी वृक्ष को यानी पेड़ को सबसे ज्यादा हानि किससे पहुंचती है? पहला है कि उसकी पत्तियों में से आधी का नाश हो जाना। अगला, सभी पत्तियों का नाश हो जाना। उसकी आधी शाखाओं का नाश हो जाना। उसकी छाल का नाश हो जाना। 9 नंबर सवाल का आंसर। देखिए, पेड़ पौधे में जो पत्ती होते हैं वही भोजन बनाने का काम करते हैं। अगर वही नष्ट हो जाए तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो है मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं है तब तक क्लास चलता रहेगा। साथ ही साथ आपको बीपीएससी टीचर के लिए हमेशा गाइड करते रहेंगे, हम इसी से जुड़े हुए। अगला सवाल, तो विटामिन ए विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, विटामिन ए की अगर हम बात करें तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो वो नपुंसक के श्रेणी में आ जाते हैं, बच्चा उनसे पैदा नहीं हो पाता। अगला सवाल है कि पक्षियों में प्राय एक ही होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। क्या गुर्दा होता है, फेफड़ा होता है, वृषण होता है या अंडाशय होते हैं। राइट आंसर की बात करें तो पक्षियों में एक ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय जो होते हैं वो एक ही पाए जाते हैं।
याद रखेंगे फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएंगे। चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। क्या दिया हुआ है? सवाल है कि एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? रेचक में होता है, जल को मृदु बनाने में, कागज उद्योग में, या टूथपेस्ट में किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, यह जो प्रयोग किया जाता है रेचक में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला सवाल, जैसे ही क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, नहीं है माइंड में सोचिए और याद कर लीजिए। दो बार सवाल को एक बार और स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा यानी सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो किस में होती है? इन 4 ऑप्शन के अंतर्गत बताना है। कांच में, तांबा में, शीशा में, जल में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा ऐसा, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो गर्मी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो जल में होती है। भाप ऊष्मा सबसे ज़्यादा हीटिंग पावर उत्पन्न करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी। अगला सवाल, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतीत बनाता है? क्या है सवाल कि विकृति विज्ञान प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह प्रतिबिंब कैसा बनाता है? कैसा प्रतिबिंब बनाता है? याद रखेंगे, जब भी प्रतिबिंब बनाएगा सीधा बनाएगा, आभासी और आवर्धित, यानी छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी यानी छोटे छोटे जीवों को बड़े आकार में करके देखा जाता है। तो हमेशा होगा तो कैसा बनेगा? आवर्धित रहेगा, यानी जीव से बड़ा रहेगा। आभासी रहेगा और सीधा रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ, एल्फेल्का किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? एल्फेल्का जो है किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? वन का है, फलक का है, घास का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, इसका फलक है ना, किस पदार्थ का नाम है? फलक का, एल्फेल्का। ऑप्शन का हो जाएंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि घरेलू प्रशीतक यानी जिसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज बोला जाता है में सामान्य कौन सा प्रशीतक प्रयोग किया जाता है? यानी ठंडा प्रदान करने के लिए फ्रिज का जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या लगाया जाता है, क्या पाया जाता है? नियोन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, फ्रियोन रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे फ्रेंड्स, उसमें फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। क्या? रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है जिससे शीतलत होती है यानी ठंडा होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजी यानी पुनः हुआ द्वारा प्राप्त हो ऐसी संख्या कम होती है हमारे जीवों के शरीर में। कौन सा अंग ऐसा है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं पुनर्जीवित शक्ति बहुत कम होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? यहाँ पे पूछा है, सही आपको बताना है। क्या टिटनस बीसीजी के लिए पड़ता है, राजयक्षमा जिसको टीबी बोला जाता है उसके लिए एटीएस पड़ता है, या मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन होता है, या स्कर्वी के लिए थाइमिन होते हैं? 18 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मलेरिया के लिए जो पड़ता है टीका वो क्लोरोक्विन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है और 21% क्या होते हैं? ऑक्सीजन होता है, और 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य गैस से पाई जाती है। लेकिन सवाल है यहाँ पे कि हमारी छोड़ी हुई सांसों में जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह कितना होती है? कितना होती है? 19 नंबर सवाल का आंसर, राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। देखें, ये तो वायुमंडल की बात है, लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। क्या? 4%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा होता है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये अधिवेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अधिवेशन के द्वारा जो है वो रक्त दाब का, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। अति महत्वपूर्ण सभी के सभी सवाल हैं। आगे, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? देखिए, राज्यसभा को तो जल्दी भंग किया नहीं जा सकता है, लेकिन किस विधि व या किस परिस्थिति में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो चलिए पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है। दूसरा, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं।
याद रखें इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राज्यसभा को भंग करने के लिए इन दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल है, देखेंगे कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची उपलब्ध ना हो कौन सी विधि का निर्माण कर सकते हैं। फिर से सवाल को समझेंगे, ऐसे सवाल को आपको 1 से 2 बार करके पढ़ने होंगे, समझने होंगे, तभी आंसर आप लगा सकते हैं। सवाल है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो, कोई वर्णन ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है, वहाँ पे कौन सा विधि लगाया जा सकता है। अन्य रूप के केवल राज्य विधानमंडल, केवल संसद, या राज्य विधानमंडल के सहमत होने के बाद संसद, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के अनुसार विधानमंडल। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये केवल संसद का अधिकार है कि कोई भी विशिष्ट जिनका केंद्रीय या समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो वह कौन सी विधि का निर्माण कर सकता है, तो केवल संसद के पास अधिकार होता है। अगला सवाल है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो इनका निर्णय करने वाले जो होते हैं संसद ही होते हैं। सांसदों को वेतन निर्धारण करने के लिए संसद ही होते हैं। अगला सवाल, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम में उसके ऊपर उठे भाग की तुलना में अधिक होता है, क्यों। सवाल को पहले समझेंगे कि किसी भी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम में सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्यों। देखें ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में दिया हुआ गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी सोख लेता है, या तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है, या गिरते हुए पानी की गति ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, या नदी तल के सैले से ऊष्मा निकलती है। 24 नंबर सवाल का आंसर। देखिए 24 नंबर सवाल के आंसर की बात करें हम, तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि किसी विशाल झरने से नहीं ऊपर से जब पानी गिर रहा है तो तली में पानी का तापक्रम में सबसे ऊपरी भाग की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए तापक्रम में अधिक होता है, इसका मूल कारण यह है कि गिरते हुए पानी जो होती है वो गतिज ऊर्जा होता है, लेकिन वह गिरता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल क्या दिया है फ्रेंड्स, देखेंगे नान वाई की भट्ठी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने का कारण क्या है। अब डबल रोटी जब बनाया जाता है तो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, या खाद्य मान उच्च करने के लिए इनमें डबल रोटी ताजी रहती है। 25 नंबर सवाल का आंसर। तो इसका राइट आंसर की बात करें कि रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने के लिए इसमें क्या बनाया जाता है, ईस्ट को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एक पेंडिंग है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। वर्ष 2016 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था। याद रखें इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये रियो डी जेनेरो में किया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। और ये तो गाना भी कई बार बजा हुआ है, ठीक है। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ जय श्री राम अयोध्या प्रभु श्री राम का मंदिर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखेंगे एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसकी लेखक की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ये है जॉर्ज ओवेरल। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। याद रखें इसके राइट आंसर की बात करें हम, बैंकॉक में स्थित है। कहाँ, बैंकॉक में। 31 नंबर सवाल है कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। यदि अधिक से अधिक ऊंचाई पे कौन उड़ सकता, कौन सा ऐसा विमान है जो अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, किसके पास है। यह है चीन के पास। चीन जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट आप लोग पढ़े होंगे। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को काले कानून दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, लागू किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड विलियम्स है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड वेटिंग है। 32 नंबर सवाल का आंसर। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है 1919 रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। बिना वकील बिना दलील को किसी भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था भारत। इसे काला कानून का संज्ञा दिया गया था। अगला सवाल है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण जो है मुख्यतः किससे संबंधित है। स्थानीय बाजारों से, राष्ट्रीय बाजारों से, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, या प्रादेशिक बाजारों से। याद रखेंगे स्वर्ण मुख्यतः जो संबंधित है यह संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए देख लेंगे सभी सवालों को। भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की अगर हम बात करें स्पेशली,
तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये तमिल है, तमिल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? देखिए पोंग बांध जो बनाया गया है ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, इसकी राइट आंसर की बात करें, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जो है नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। ऑप्शन सी। अगला, लिच्छवी दोहित्र किससे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र जो कहा जाता है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता के लिए किया जाता है? याद रखेंगे, ड्रिप सिंचाई जो किया जाता है किससे अधिक कुशलता के लिए कहाँ किया जाता है ये? तो ये किया जाता है इजराइल में। ठीक है, इजराइल में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होता है। क्या है कि रेडियो संचार में जो प्रेषित एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत होते हैं उसका प्रतिबिंब होता है। कैसा, कहाँ से होता है ये पूछा। क्या समताप मंडल से, ओजोन मंडल से, आयन मंडल से या क्षोभ मंडल से? याद रखेंगे जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं सभी के सभी आयन मंडल में लगाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसका उपन्यास में शामिल है, किस उपन्यास से शामिल है? चलिए बताइए फटाफट से, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। एवरीडे क्लास मिल रहा है शाम को 7 बजे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।